जी सर। आंखें आज फिर दुख रही हैं यार, दुआ कर लो बस हो जाए सही। चलें जी, तो आज हमारा टॉपिक है बुक ले आऊं यार, रहने दो, जितना बताया जाता है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। आज हमारा कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। एक बंदा माइक्रोफोन ऑन कर ले, कल रहने उनकी होता डॉक्टर लीजा ऑन कर ले। ओके सर। जी, तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, यस परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया। ब्रोस इतना इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जितना जैन हमारी इस क्लास के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। यस, जैन की आवाज दिल का सुकून है, ऐसे है। तो जी सर, इसलिए जैन की आवाज इतनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरिया है। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम। बुक ले ही आता हूँ यार, एक मिनट शायद पहले हिलने को दिल दो। चले जी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। तो ये बैक्टीरिया लिखें जी, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करता है, लिखो जी। एक मिनट है जी सर। हाँ जी, पहले तो वही है जी, ग्राम पॉजिटिव है, रॉड शेप है। यस सर, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग, यस सर। लिख लिया? यस सर। अगली इंपॉर्टेंट चीज, इस बैक्टीरिया के पास एक टॉक्सिन होती है, इसका एमसीक्यू आता है। कुछ बैक्टीरिया के ना टॉक्सिन बहुत आती है जी सर, मतलब नाम फंक्शन पूछता है वो टॉक्सिन का। तो इस बैक्टीरिया के पास एक टॉक्सिन होती है जिसका नाम है अल्फा टॉक्सिन। जिसका क्या नाम है? अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन होती है ना इस बैक्टीरिया की, अच्छा, ये पाए वहीं पे जाते हैं मिट्टी का टर्म मीन। यस सर। तो ये सारे क्लोस्ट्रीडियम कहाँ पे पाए जा रहे हैं? सॉइल एंड डस्ट। सॉइल एंड डस्ट। ये कहाँ पे होते हैं? सॉइल एंड डस्ट। डॉक्टर लीजा क्या खा रही हैं? सर वो मैं कॉफी पी रही थी। अच्छा, तो साथ इज ऑलवेज सर, ऑलवेज राइट सर, रख दी है मैंने। अच्छा, तो चले, तो अब ये जो अल्फा टॉक्सिन होती है इस बैक्टीरिया के पास, इसका एमसीक्यू पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ये आता है कि ये बैक्टीरिया आपका क्या रिलीज करता है। इस बैक्टीरिया का काम है, इस बैक्टीरिया का काम है अल्फा टॉक्सिन रिलीज करना, प्रोड्यूस करना। और वो अल्फा टॉक्सिन हमारे मसल्स को डैमेज करती है। ये हमारे स्केलेटल मसल्स, मायोनेक्रोस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अल्फा टॉक्सिन का क्या काम है? हमारे मसल्स की, ये देख रहे हो, ये लाते को जैसे नील चढ़ा हुआ है कपड़े देने वाला। yes, sir. लेकिन ये मसल्स डैमेज हो रहे हैं। yes, मसल्स डैमेज हो रहे हैं बाय अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन। और ये एमसीक्यूज एग्जाम में आएगा, आप सब लोगों ने जरूर याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया मसल्स को डैमेज करता है। क्लियर? जी सर, क्लियर है। कौन सी टॉक्सिन? अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन। मसल डैमेज हो रहे हैं, इस बीमारी का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, इस इन्फेक्शन को कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। जी सर, यस, इसे कहते हैं गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन। आप सब लोगों ने, ये सर्जरी में क्वेश्चन आता है। कहाँ पे क्वेश्चन आता है? सर्जरी में। लुक, ये थाई के मसल्स का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है,
This is a gas gangrene due to Clostridium perfringens mediated. This damage of muscles is due to production of alpha toxin called myonecrosis. Yes sir. अगली इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर लीजा जल्दी जल्दी कोट पढ़ लें। आप चोरी चोरी पी रही हैं। सर मैं नहीं पी रही, मैंने रख दी है। जल्दी जल्दी कोट पढ़ लें। नहीं सर मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मैं नहीं पी रही, मैंने रख दी है। चले अच्छा, उसके बाद अभी ये जो मसल्स डैमेज हुए हैं, दिस इज कॉल्ड गैस गैंग्रीन, ठीक है। अब अच्छा, अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, ये इन्फेक्शन को गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पे ये इन्फेक्शन होता है ना, वहां पे मसल्स के अंदर गैस प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? गैस प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको एक बात सिंपल सी एक चीज दिखाने लगा हूं। आप लोग ये देखो, सीटी स्कैन थाई, एमआरआई थाई लिखते हैं, हमारी मतलब थाई का एमआरआई, हमारी टांग का ना। अब ये देखो, ये हमारा पट है ना। जी सर। पट हमारा थाई। जी सर। यस। तो ये हमारी हड्डी है ना, टांग की फीमर बोन है। ये देख लीजिए बोन कौन से है? फीमर बोन है। ये मसल है, क्योंकि पार्ट में एक ही हड्डी होती है ना, जी एक ही बोन होती है ना, फीमर बोन। ये फीमर बोन है, बाकी ये तो मसल्स हैं सारे। यस सर। और इस पिक्चर में कहीं पे आपको ब्लैक ब्लैक बबल्स नजर आ रहे हैं? नो सर। नहीं, दोबारा देखो इस पिक्चर को, और से देखो, कहीं भी आपको ब्लैक बबल नजर आए? नहीं सर, कोई नहीं है। नो सर, कोई नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको ये पिक्चर देखनी नहीं आती। जी अगर आपने पहले देखी हुई है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। अब देखें, एमआरआई था गैस गैंग्रीन। अब देखें, एमआरआई था गैस गैंग्रीन। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, जस्ट लेट मी ओपन अ वेरी गुड पिक्चर। लुक, समझो ये थाई है। समझो ये क्या है? थाई है। एक मिनट। लुक, ये दूसरा व्यू है, ये एमआरआई का दूसरा व्यू है। दूसरा व्यू है सर। ये मसल्स के अंदर ये ब्लैक बबल्स क्या है? ये नजर आ रहे हैं पूरे मसल के अंदर ब्लैक बबल्स? जी सर, आ रहे हैं। ये गैस है, क्योंकि गैस तो ब्लैक नजर आती है। एक्सरे हो या एमआरआई हो, गैस तो ब्लैक होती है। जहां पे एयर होगी, गैस होगी, वो ब्लैक नजर आती है। तो देखो, आपके सामने एमआरआई है पट का, थाई का, और ये सारे मसल है। ये सारा क्या है? मसल है। ये मसल के अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स क्या हैं? गैस है। एयर गैस। नॉर्मल मसल तो ऐसा होना चाहिए था। तो ये सारी आपकी गैस गैंग्रीन हुई पड़ी है। जी सर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब इन्फेक्शन होता है ना क्लोस्ट्रिडियम परफिंजन का, वो मसल एक्सटेंसिव डैमेज होता है, और उस एक्सटेंसिव डैमेज होने की वजह अल्फा टॉक्सिन होती है जो मसल को डैमेज करती है, और जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है, और उस गैस को हम जो है वो एमआरआई पे बहुत अच्छा जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है। क्लियर? ये मसल की नेक्रोसिस है। जी सर, समझ आ गई। अब अगली इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो इन्फेक्शन है क्लोस्ट्रिडियम परफिंजन का, एक मिनट है ना, बुक से भी खोलिए, पुट्ठा सीधा ना प्रॉब्लम। जी सर। ये थी गया।
हाँ जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये बैक्टीरिया ने क्या कर दी कास्ट? गैस गैंग्रीन कर दी। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सिम्टम्स क्या होंगे? अब मेरी बात सुनना गौर से। लो नहीं बन रहा। अच्छा, लेक्चर लाई सी कि नहीं तू पिछले? नींद से उठ के तो बंदा वैसे ही बंदला होता है। छोड़ो, ऐसे ही है सर जी। आप भी Yes, sir. अच्छा, लिखो जी। अब ये जो इन्फेक्शन होता है, हसन फ्रॉम यूएसए। जी हसन, व्हाट इज बंदला? बंदला जैसे स्लीपी, टायर्ड। यस, यू रियल अमेरिकन पंजाबी। जी थैंक यू। थैंक यू। बंदला से मुराद है पर्सन जो उसका कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब है, फटीग, टायर्ड, राइट? यस यस। चलिए आगे लिखें। ये हसन अमेरिकन कोई नहीं है, पंजाबी है टिपिकल। आगे लिखो। जी सर। वरना अमेरिका के बंदे को क्या पता व्हाट इज बंदला। अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी। उसके बाद जी अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इन्फेक्शन है ना, क्वेश्चन ये कि ये पट में हुआ कैसे, थाई में गया क्यों? कुछ ना कुछ तो हुआ है ना थाई में। तो पहले चोट लगती है, थाई में कोई जख्म होता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया, मतलब किसी भी वजह से थाई में पहले क्या हो? चोट लगे सर, इंजरी हो। चोट लगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है मसल का वो मसल के लेवल पे कोई इंजरी, मे भी ये पेशेंट कहीं पे गिरा हो, मे भी इसको कोई चोट लगी हो, मे भी कोई लड़ाई हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। yes, तो इसीलिए वहां पे ये क्या करता है, ट्रॉमा की वजह से बैक्टीरिया हमारे टिश्यू में घुसता है। लेकिन जरूरी नहीं है, हमारे खाने के जरिए भी, हमारी फूड के जरिए भी ये बैक्टीरिया हमारी फूड से जाएगा, वहां से ब्लड के जरिए मसल तक पहुंच सकता है। तो दोनों सोर्स हैं। और फूड, अगर फूड में जाएगा तो वहां से, मतलब फूड में तो स्पोर्स जाएंगे ना। स्पोर्स जाएंगे, बिल्कुल। इंटेस्टाइन में जाके बैक्टीरिया में कन्वर्ट होंगे, मतलब जर्मिनेशन होगी, बैक्टीरिया बनेगा, फिर ये आपका ब्लड में जो टॉक्सिन है बैक्टीरिया वहां तक पहुंचेगा ना, मसल तक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे मसल तक इन्फेक्शन हुआ है, या तो डायरेक्ट आपके मसल को इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, या ये फूड के जरिए भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर? क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सॉइल एंड डस्ट में। सॉइल एंड डस्ट। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये इन्फेक्शन करता है ना थाई के लेवल पे, तो ये देखते देखते घंटों के अंदर क्या होता है? बढ़ जाता है। आपने सुबह देखा इतना सा इन्फेक्शन है, यस सर। अगले दिन ये इतना हो गया। जी सर। रैपिडली प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है। ये क्या है? रैपिडली प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है, ठीक है। और बहुत सडन स्वेयर इसकी पेन स्टार्ट होती है। मतलब जब ये थाई पे इन्फेक्शन होगा, रैपिडली सडन स्वेयर इन्फेक्शन है और रैपिडली सडन स्वेयर इसकी पेन स्टार्ट होती है, ठीक है। जी सर। उसके बाद जिस टिश्यू में ये, जिस जगह पे ये इन्फेक्शन होगा, वहां पे गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी और पस पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? पस पड़ जाएगी एंड गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, हमें कैसे पता चलेगा गैस प्रोड्यूस हुई है? हाथ लगा के देखते हैं, जहां पे कहीं पे एयर होती है ना, हमें हाथ के नीचे फील हो जाती है, हमें हाथ के नीचे फील हो जाती है, उसे कहते हैं क्रेपिटस। हम जब पैल्पेट करेंगे, मतलब जब हाथ लगाएंगे, हम जब पैल्पेट करेंगे तो हमें हाथ के नीचे क्लीच फील होगी। क्या होगा फिर? क्लीच मैंने कहना है, ठीक है, गैस फील होगी।
आपको हाथ के नीचे बुलबुले से, बबल से फील होंगे, क्रैपिटस फील होगा। तो क्रीच on palpation is actually basically air under the skin over the infected area, ठीक है। जो आप जब दबाते हो तो वो नीचे एयर जो होती है वो आपको हाथों पे फील हो जाती है कि ये अंदर नीचे जो है वो एयर बबल्स हैं। इसे हाथ लगा के जो एयर आपको फील होती है टिश्यू के अंदर उसको कहते हैं क्रैपिटस। यस सर। क्लियर? तो that air inside the tissue, infected tissue, in my own language called creech, in your own language called क्रैपिटस। yes। क्लियर जी? जी सर। वो अंदर मुश्तबा ने लिखा था अपने नोट्स में क्रीच। आगे लिखे। यस सर। नेक्स्ट है जी, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपके ख्याल में ये इन्फेक्शन हल्का फुल्का है? नो सर। नो सर। मसल का बेड़ा गर्क हो गया, मसल का तो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, इसीलिए इसमें फीवर हो जाता है। हाई ग्रेड क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर होगा, सिम्टम ही नहीं, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि फीवर हो तो टैकीकार्डिया तो हो ही जाता है। एक फ़ारेनहाइट फीवर बढ़ने से कितना? एक फ़ारेनहाइट फीवर बढ़ने से एवरेज 10 हार्ट बीट बढ़ती है। एवरेज कितनी हार्ट बीट बढ़ती है? 10 हार्ट बीट। ठीक है, तो इसे जितना फीवर ज्यादा होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो नॉर्मली क्या होता है, जितना बुखार होता है आपको, फॉर एग्जांपल अभी हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है ना? यस सर। जी सर। नहीं, 98.6 है ना 98.6। अगर ये 99 होगा तो 10 हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, 100 होगा 10 और बढ़ जाएंगी, इस तरह हार्ट रेट बढ़ जाता है ना। ये फ़ारेनहाइट बढ़ने पे साइड में लिखो। बुखार ज्यादा होने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है ना? जी सर, बढ़ता। अगर बुखार हो, हार्ट रेट बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, उतना नहीं इंक्रीज हुआ हार्ट रेट जितना होना चाहिए, हुआ जरूर है। यस सर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको बुखार है जी 104, आपका हार्ट रेट होना चाहिए 150 फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका हार्ट रेट है 110। हार्ट रेट ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना बुखार के हिसाब से होना चाहिए। यस सर, ऐसे ही। इसे कहते हैं रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। हालांकि हार्ट रेट ज्यादा है, ब्रैडीकार्डिया नहीं है, लेकिन बुखार के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। यस सर। टैकीकार्डिया लगाई थी कि ब्रैडीकार्डिया? समझ आई? जी सर, समझ आ गई। हार्ट रेट ज्यादा ही होता है। अगर आपको को पूछ लेना व्हाट इज रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, वैसे एक पॉइंट लिखवाया है, आप कहोगे कि पेशेंट का हार्ट रेट ज्यादा हो लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना फीवर है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। कैसे? दिस इज जो कि कॉमन आपको टाइफाइड बुखार में इनका कॉमन क्वेश्चन आता है। टाइफाइड बुखार होता है ना, टाइफाइड फीवर। जी सर, इंटेरिक फीवर कहते हैं। एमसीक्यूज आता है। रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया इसका मतलब है पेशेंट को बुखार है लेकिन हार्ट रेट उतना ज्यादा नहीं है जितना फीवर है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर टाइफाइड फीवर। जी सर। क्लियर जी? क्लियर सर। अच्छा, ये वैसे मैंने पॉइंट बताया, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे अगर आपको पता हो कि 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हाई होने से 10 हार्ट बीट्स बढ़ती हैं। क्लियर? अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग लिखें, इस पेशेंट को फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, पसीना बहुत आएगा, इतना पसीना आएगा कि कपड़े भीग जाएंगे, ठीक है, इतनी ज्यादा स्वेटिंग को, हैवी स्वेटिंग को कहते हैं डायफ्रेसिस। बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। उसके बाद प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करें, किसको ऑन है पीछे। ये तुम्हारे पास यार छोटे हैं इस तरीके के ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आयशा डॉक्टर आयशा सर लिखें, कोई बात नहीं कोई बात, चलें आगे लिखें जी सर। उसके बाद स्वेटिंग होगी, टैकीकार्डिया होगा, पसीना बहुत आएगा, पेशेंट क्या होगा? पेशेंट क्या होगा? पैलर होगा। यस, पैलर होगा।
मतलब पेशेंट जो होगा ना वो आपको दिखने से लगेगा यार ये कितना इसका रंग पीला पीला हुआ है। वजह इसका भी एमसीक्यू आता है और मैंने खुद अटेम्प्ट किया है एमसीक्यू में। क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाती है इस इन्फेक्शन में। क्या कम हो जाती है वैसे की? हीमोग्लोबिन कम हो जाती है क्योंकि आरबीसीज क्या हो जाते हैं? आरबीसीज की क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है। और आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? हेमोलिटिक एनीमिया। इसका मतलब अब ये भी एमसीक्यू आता है पेपर में कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन जो होता है ये आपका आरबीसीज को भी डैमेज करता है। मैं बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन आता है। ये आरबीसीज को भी डैमेज करता है और आरबीसीज को डैमेज होना हेमोलिटिक एनीमिया, इसीलिए इस पेशेंट की एचबी जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेशेंट पेल लगता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसीज को डैमेज करता कौन है? इस बैक्टीरिया के पास ना एक टॉक्सिन है, एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। उसका नाम है लेसिथिनेज। कौन सा एंजाइम है? लेसिथिनेज। अब ये जो लेसिथिनेज एंजाइम है ना, ये आपके आरबीसीज को जाके क्या करता है? डैमेज करता है। यस, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा एंजाइम है या टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया से निकलता है और आरबीसीज को डैमेज करता है। तो आप आंसर लगाओगे लेसिथिनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर का, ये दोनों आते हैं। अल्फा टॉक्सिन का समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम हेमोलिटिक एनीमिया का क्वेश्चन आता है लेसिथिनेज का। तो ये जो हेमोलिटिक एनीमिया है, जो आरबीसीज डैमेज हुए हैं, ये किससे किए हैं? लेसिथिनेज एंजाइम ने किए हैं। क्लियर? यस सर। जी सर, क्लियर है। ये पेपरों के सवाल है टिपिकल जो मैं बता रहा हूँ। जी सर। सर, लेसिथिनेज टॉक्सिन में होता है? हाँ, ये अल्फा टॉक्सिन का पार्ट है। और फॉस्फोलाइपेज भी इसी का ही है ना? जैसे वो भी इसी का पार्ट है। वेरी गुड। डॉक्टर साहब आपका नाम? डॉक्टर खदीजा। वाह माशाल्लाह। चलें, गुड, वेरी गुड। चलें आगे चलें। तो इसके बाद ਇਹਦਾ ਪਾर्ट है अल्फा टॉक्सिन। सर जी आरबीसी की हेमोलाइसिस हो रही तो फिर जॉन्डिस नहीं होगा? तो स्वीट यू लवली लिटिल बॉय। यस यस, अनकंजुगेटेड होगा ना सर फिर? यू नॉटी बॉय। यस, आगे लिखें जी। चलिए आगे। जी सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद आरबीसी डैमेज होंगे, हेमोलिटिक एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होगी। यस, वेरी गुड। आगे चलें जी। उसके बाद जी, अच्छा ये बैक्टीरिया जरूरी नहीं है। अच्छा, ये इन्फेक्शन समझ आ गई? व्हाट इज गैस गैंग्रीन? जी सर, समझ आ गया। और ये बंदा क्या कर देती है? मार देती है। yes, मार देती है। ये इन्फेक्शन बंदा मार देता है, ठीक है। इसलिए हाई मोर्टेलिटी रेट है इसका। क्या है? हाई मोर्टेलिटी रेट है। अच्छा, उसके बाद जरूरी नहीं है कि ये बैक्टीरिया आपके फ्राक में गया है, स्पोर्स को आंख में गया है तो गैस गैंग्रीन होगी। ये क्या करता है ये बैक्टीरिया? फूड पॉइजनिंग भी करता है। किस्मत अच्छी है कि कल कोई फूड पॉइजनिंग है। ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है? फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। ये फूड पॉइजनिंग जो करता है, जब हम, मुझे एक बात बताएं, चावल बार बार गर्म करने से कौन सी फूड पॉइजनिंग हुई थी? रीहीटेड राइस। क्रीपस वाली बैसिलस यस। तो रीहीटेड चाइनीज रेस्टोरेंट सॉरी, तो रेस्टोरेंट। यस सर। हमारा रेस्टोरेंट
और थोड़े से मम्मी डैड लोगों का रेस्टोरेंट तो पढ़ा था ना। तो चाइनीज रेस्टोरेंट से जो है वो हम लोग अगर राइस खाएं, वो हमने पढ़ा था ना, बार बार चावल गर्म होंगे हल्के हल्के कोसे कोसे, तो रीहीटेड राइस से फूड पॉइजनिंग हुई थी। दैट वाज बेसिलस सीरियस। बेसिलस सीरियस जी ये माइक्रो ऐसे ही है, माइक से ना ऐसे ही सर। होनी चाहिए आवाज। ये होता है रीहीटेड मीट से। अगर आप मीट को बार बार गर्म करोगे तो इसकी फूड पॉइजनिंग कब होती है? इसकी आपकी फूड पॉइजनिंग होती है जब आपकी क्या होती है, रीहीटेड मीट। जब आप मीट को बार बार कभी रख लिया, कभी गरम कर छड़िया, रख लिया गरम कर छड़िया, रीहीटेड मीट, तो ये आपका फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है। एक चीज याद रखना, ये एमसीक्यूज आता है यार, ये बड़े को इसको क्या कहते हैं? बीफ। साइड पे लिखो। अगर बीफ से रिलेटेड इन्फेक्शन आए, यस सर, आप ई कोलाई बैक्टीरिया लगाओगे। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, कौन सा बैक्टीरिया लगाओगे? ई कोलाई। अगर फिश हंटिंग से रिलेटेड बैक्टीरिया है, साइड में लिखो। यस सर। मछलियां पड़दा सटल वाली, जी यस सर। तो आप इन्फेक्शन लिखोगे विब्रियो बैक्टीरिया। जी सर। अगर चिकन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अंडे शांडे, यस सर। अगर पोल्ट्री प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन आए, आप लिखोगे साल्मोनेला बैक्टीरिया। यस सर। जी सर। अगर यार ये जो पिग का गोश्त होता है इसे क्या कहते हैं? हैमबर्गर के हैमबर्गर क्या कहते हैं इसे? हैम सर। पोर्क कहते हैं। पोर्क। हैमबर्गर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इक्वल आई ही है। लेट मी चेक, बड़े हुए टाइम हो गया। मैं अच्छे लग रहे थे ना, मोबाइल में watch रहा हूँ। मैंने खा लिया था एक दफा चाइना में। तो चाइना में भी हो जाता है। क्या बताऊं कैसा था, मजेदार तो था, लेकिन बाद में पता लगा था कि हैमबर्गर तो पिग के पार्ट को कहते हैं। खाया हुआ एक दफा मैंने, रज जाता है बंदा। वो तो ठंड नहीं पड़ी। हैमबर्गर गया थे तो एसोसिएटेड कभी ना कभी बैक्टीरिया, ये ना लाइक कहीं जरा ठंड गई था। हाँ ठीक है, इक्वलाई ही है। अच्छा, ये बना दो ना, जो गोश्त से रिलेटेड सवाल आते हैं। जी सर। लिख लें। जी सर। जी। उसके बाद था अनकुक्ड पिग खाने से। अनकुक्ड पिग खाने से मसल्स के अंदर ये एक इन्फेक्शन होता है, मसल्स का, ब्रेन का, न्यूरोसिस्टिक, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यस सर ये उसके बाद हाँ, मतलब पूरी तरह गोश्त पका ना हो पिग का, कच्चा हो अंदर से। उसके बाद अनकुक्ड फिश, क्या? अनकुक्ड फिश, उससे इन्फेक्शन होगा डाइफाइलोबॉथम। ये हम आगे सारे पढ़ेंगे। डाइफाइलोबॉथम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको गोश्त से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड, मछली का कट्टी कट्टा, बकरी बकरा, इन चीजों से रिलेटेड आते हैं। क्लियर? यस सर। सॉरी फॉर बीइंग अ टिपिकल पंजाबी। अच्छा नहीं सर, मैं कहते खिल लगाया चाहिए अब न्यूरोसिस्टाइसिरोसिस, ये पिछला क्या था? न्यूरोसिस्टिक माइक्रोफोन ऑफ कर ले। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ब्रदर अनकुक्ड मीट से होता है। अनकुक्ड पोर्क, पूरा
पिग सही तरह पका के ना खाया हो। जी सर। डॉक्टर अलीजा जरा आप बोलिएगा तो लेकर थला था कौन कौन से मैंने लिखाए हैं? सर बीफ से अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इकोलाई की वजह से होगा, फिश हंटिंग से होगा तो विब्रियो इन्फेक्शन होगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट से होगा तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, हैम पोर्क इकोलाई से होगा, और अनकुक्ड पोर्क होगा तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से होगा, और अनकुक्ड फिश होगा तो डाइफाइलोबोथ्रियम होगा। ठीक है, क्लियर जी? जी सर। अच्छा जी सर। तो ये तो राइस होंगे तो जी होगा, ठीक है? इसीलिए सीरियस होगा। हाँ ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। अच्छा वापस फिश हंटिंग बता दें। फिश हंटिंग में ना आप हंटिंग करते करते चोट लग जाती है ना, तो वो समुद्र के पानी में बैक्टीरिया होता है, उसे कहते हैं विब्रियो मैग्निफिकस पैराहिमोलिटिकस। वो आगे हम पढ़ेंगे विब्रियो में। क्लियर यहाँ तक? जी सर उसके बाद वापिस आ जाओ जी। तो ये किस चीज से इसकी फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर आप रीहीटेड मीट खाते हो। मीट होगी सर। यस, रीहीटेड मीट। उसके बाद जी बैक्टीरियम आगे लिखो जी। अगला थोड़ा क्वेश्चन ये है, तो इससे क्या होगा? डायरिया होगा, सिंपल वाटरी डायरिया। कोई गाल नहीं खाया रहा है, कोई ठीक हो जाएगा। तो एमसीक्यू आएगा, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए परफ्रिंजन की वजह से तो कोई गाल नहीं। जी सर। ओके, इज फूड पॉइजनिंग एसोरियस से भी हुई थी? जी सर हुई थी। फूड पॉइजनिंग बैसिलस से भी हुई थी? जी सर हुई थी। फूड पॉइजनिंग परफ्रिंजन से भी हुई है? हुई है। एसोरियस पेस्ट्री कस्टर्ड पोटैटो वगैरह खाने से हुआ था? पोटैटो सैलेड। जी सर। बैसिलस रीहीटेड राइस से हुआ था? परफ्रिंजन जो है वो रीहीटेड मीट से हुआ है। रीहीटेड मीट। तीनों में एसोरियस हो, बैसिलस हो या परफ्रिंजन हो, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रीट दी पेशेंट सिम्टोमेटिकली। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करो, वॉमिटिंग की दवाई दे दो, ठीक है, पेट दर्द की दवाई दे दो, ठीक है, वो डिहाइड्रेशन है तो पानी ज्यादा पिए, ड्रिप लगा दो, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट लिख। तो वापस आ जाओ जी। ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन बैक्टीरिया है, ये आप सब लोगों ने ब्रो से याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। डायरिया इसकी वजह से खुद ही सेटल हो जाएगा। अच्छा, अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोस तो क्लिनिकली हो जाता है, डायग्नोस तो क्लिनिकली हो जाता है, क्लिनिकली हो जाता है। तो लिखो जी, तो इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या कोई टेस्ट करवाया? नहीं। नो सर। क्लिनिकली या जख्म के अंदर आपका इन्फेक्शन हुआ हो, बड़ी रैपिडली इन्फेक्शन हुआ हो और उसके अंदर क्रैपिटस हो, प्लीच हो, यस सर, है ना डायग्नोस तो? जी सर। बंदा मर जाना है ना? मर जाना है सर। सबसे पहला काम जो मसल डैमेज है ना, उसको साफ करो, उसकी सफाई करो। क्या करेंगे? डिब्राइडमेंट। इसलिए पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है कि एक पेशेंट है, उसको क्लोस्ट्रिडियम परफिंजन का इन्फेक्शन है, पहला काम एंटीबायोटिक के उस जख्म की सफाई, डिब्राइडमेंट करेंगे। सर्जिकल डिब्राइडमेंट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अगर एक ऑप्शन ए लिखा हुआ है डिब्राइडमेंट, ऑप्शन बी लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, तो पहले क्या लगाओगे? डिब्राइडमेंट लगाएंगे। अगर एक ही ऑप्शन में दोनों लिखे हुए हैं, फिर तो आप कहोगे एंटीबायोटिक्स प्लस डिब्राइडमेंट। अच्छा, इस पेशेंट की जिंदगी बचनी है, जितनी जल्दी क्या हो जाए इसकी डिब्राइडमेंट हो जाए, जख्म की सफाई हो जाए। इसके अलावा प्लस आप क्या देंगे? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स देंगे। क्लियर? यस सर। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे। इट्स अ मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी। क्लियर जी? यस सर। तो अच्छा, अगली एक और बात, अगर नहीं इन्फेक्शन ट्रीट हो रहा
तो लत मार दो। एम्पुटेशन। यस, नहीं बंदा जा रहा है तो उसकी क्या कर दो? एम्पुटेशन। एम्पुटेशन कर दो। टांग शांग उसकी जो ये देखो जिस तरह बाजू उतार दिया, तो एम्पुटेशन कर दो। यस सर। तो आप ये कर दो, एम्पुटेशन कर दो, ठीक है जी सर। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, पूछो क्या? क्या सर? ये बैक्टीरिया एरोबिक है क्या एनारोबिक है? एनारोबिक है। एनारोबिक बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन में मर जाते हैं। यस सर। यस तो सर। ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव, ये जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहां पे सर्वाइव ही नहीं करते। जी सर। जी सर। यस सर। क्यों ना हम पेशेंट को ऑक्सीजन वाले कमरे में रख दें, जितनी ज्यादा कमरे में ऑक्सीजन होगी इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। यस सर। यस सर। क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये तो ऑक्सीजन से भागते हैं, इनको तो ऑक्सीजन इनके पास आए तो इनमें तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ऑक्सीजन के वजह से इनमें क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये तो ऑक्सीजन से नफरत करते हैं। व्हाई नॉट कि हम उस पेशेंट को उठा के जिसको ये क्लॉस्ट्रिडियम परफिनियम का इन्फेक्शन है उसको उठा के ऑक्सीजन वाले कमरे में डाल दें। यस सर। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। ये ना छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये एक शीशे का वो बना हुआ है, यस सर। चैम्बर सा बना हुआ है, ये देख रहे हो शीशे का, इसके Yes, अंदर sir. ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इसमें पेशेंट को लिटाया हुआ है, ये देखो लिटाया नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड हाइपरबैरिक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। यस, हाइपरबैरिक। ये जो शीशे वाला डब्बा आपको सामने नजर आ रहा है, ये जो आपका बॉक्स है, इसके अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना। यस सर। तो अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए, क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो Yes, sir. जब कहीं पे आग लगती है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है ना। हो जाती है सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का भी असल ट्रीटमेंट क्या है? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन वाले डब्बे में जाके बंद कर दो उस बंदे यस को। सर। लेकिन ये डब्बा हर जगह अवेलेबल नहीं है। हाइपरबैरिक थेरेपी हर जगह अवेलेबल नहीं है। नहीं है। इसीलिए अस्पतालों में तो वही आती है ना, वो फुल खोल दो और मास्क लगा दो। जी सर। इसीलिए हाइपरबैरिक सिलेंडर ढूंढते ढूंढते तो बंदा मर जाना है, ये डब्बा ढूंढते ढूंढते। जी सर। इसलिए इसका मतलब क्या है, अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आ जाए और वो पूछे कि व्हाट इज डेफिनेट हल क्या है, आप हाइपरबैरिक थेरेपी ही लिखोगे। यस लेकिन सर। ये अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आप सिंपल आंसर क्या लगा दो? हाई फ्लो ऑक्सीजन। वो जो अस्पतालों में मरीज के बेड पे लगी रहती है, खोल के लगा दो वहां पे। फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन। यस, मतलब फुल फ्लो, ओदी टूटी फुल खोल दो ताकि जी फुल सर। मुंह को ऑक्सीजन जाए। यस सर। इसीलिए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? इमीडिएटली डब्बा हाई फ्लो। हाई फ्लो ऑक्सीजन सर। यस, हाई फ्लो ऑक्सीजन, क्योंकि डब्बा तो नहीं मिलना, ये सिलेंडर तो नहीं मिलना। यस सर। इट्स वेरी हार्ड हार्ड टू टू फाइंड। फाइंड। इसीलिए अगर आपसे पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन के पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं? यस, कर सकते क्योंकि हैं। ऑक्सीजन होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी ना, बैक्टीरिया डैमेज होता है ना ऑक्सीजन की वजह से। जी यस सर। सर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी क्या देते हैं, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, कोई पेशेंट आया, उसमें Sir, इनिशियली high आप flow oxygen दे दें। हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि डब्बा तो मिलना नहीं है, मेरा निकाल जी। के लो और मैं कोई हो। क्लियर? मुश्किल है सर। यस, मुझे पता है। सब लोगों को बात समझ आई? क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन बर्न सेंटर्स में तो होगा। ये सर। हाँ, बर्न सेंटर्स में हो सकता है। व्हाई नॉट, आज पार्टी करें? करो करो। यस सर, अगला बैक्टीरिया लिखवाएं। नहीं, मतलब छुट्टी करें? No. Yes, सर sir, आप अगला। करेंगी नहीं छुट्टी? सर मुझे पता था, अगर हम कहते ना आपने कहना था अगला बैक्टीरिया लिखो। चलो सर आप करेंगी नहीं छुट्टी? नहीं, आप डॉक्टर अलीजा, जैन, मुकद्दस, कोमर, आपको सर की छुट्टी कर दें। नाम है नकी, फिर कहना छुट्टी कर दे। सर छुट्टी कर दे। मैंने मैंने कर बाकी पहले अब पता करनी नहीं है आपने।
सर जी अब देखें हम सबने बोला एक साथ, अभी आप अब करनी है आपने। सर अब आपने देखे हम सब ने इकट्ठे बोला है। सर जी अब आपको माननी पड़ेगी। मैं बात मान रहा हूँ, अगला ये लिखो। जी सर ज्यादती वाली बात है। सर हाँ जी, एक कोलिसिस्टाइटिस था, एम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस, वो भी क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन की वजह से हुआ था, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया था। यस। बोल दी कैसे शरीफ लड़की। उसमें क्या एंटीबायोटिक देते हैं? अच्छा, ये बैक्टीरिया आपके गाल ब्लैडर का भी इन्फेक्शन कर सकता है। किसका कर सकता है? सर गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन कर सकते हैं। इमीडिएट कोलिसिस्टेक्टमी थी। नहीं, मैं एक मिनट बताता हूँ। एम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस, ये बैक्टीरिया आपके पित्ते का इन्फेक्शन भी कर सकता है। एम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस। एम्फाइसीमा कहते हैं एयर को। यस सर। तो ये देखें, ये गाल ब्लैडर नजर आ रहा है, ये सारा ब्लैक सर्कल ये एयर है। ये सारी गाल ब्लैडर के अंदर क्या है? एयर। तो ये गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन है। दिस इज गाल कोलिसिस्टाइटिस, लेकिन एयर वाली एम्फाइसेमेटस। एम्फाइसीमा कहते हैं एयर को। एम्फाइसीमा कैसे कहते हैं? एयर को। तो अब ये देखें, ये बैक्टीरिया ने गाल ब्लैडर का भी तो इन्फेक्शन किया है ना। यस सर। इसे क्या कहेंगे? एम्फाइसेमेटस। हाँ जी सर स्पेलिंग दोबारा तो कहिए। मैं बताता हूँ। तो ये इन्फेक्शन क्या है? एम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस। ये देखो, ये गाल ब्लैडर के सारे सराउंडिंग एरिया में, गाल ब्लैडर के अंदर एयर इकट्ठी हो गई है। नॉर्मली एयर नहीं होती, एयर इकट्ठी। जी सर। तो दिस इज कॉल्ड एम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस। लिख ली? जी सर। जी सर। जी सर। अब ये जो एम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस होती है, ये भी बंदा मार देती है। क्या कर देती है? सर बंदा मार देती है। बंदा मार दिया। इसका फौरी हल जो है ना, एक तो हमने एंटीबायोटिक देनी है। कौन सी एंटीबायोटिक? पिप्रासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम। जी कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? पिप्रासिलिन प्लस पिप्रासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम। एमसीक्यू आता है पेपर का। पिप्रासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम। पिप्रासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम, ये एंटीबायोटिक हम इसमें देंगे। पिप्रासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम, और साथ में जितनी जल्दी हो जाए इमरजेंसी सर्जरी करेंगे, गाल ब्लैडर रिमूव करेंगे, कोलिसिस्टेक्टमी। जी सर। ये कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। क्लियर जी सब लोगों को? जी सर। मुझे कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर जी थैंक यू सो मच। गॉल ब्लैडर रिमूव। मैंने कहा किस बात का? सर जी मैं हॉस्पिटल गया गॉल ब्लैडर रिमूव या गई और मैंने वहां पे एक आंसर दे दिया, तो मैं बड़ा या बड़ी खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच। सिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टमी। चले तो मैं ये तो फिर आपकी वजह से हम लोग आंसर दे पाते हैं यूनिवर्सिटी में भी, हॉस्पिटल तो भी दूर है हमारा। नहीं, मेरी वजह से नहीं दे पाते, अल्लाह की वजह से दे पाते। तो ऑलवेज अल्लाह का शुक्र करें। तो चलें जी, आगे चलें जी। जी सर। तो नेक्स्ट लिखें जी, अल्लाह थोड़ा भला करे। एक और बैक्टीरिया आता है क्लोस्ट्रीडियम। छुट्टी की गल मैं तो नहीं की, मुझे तो नहीं पता। सेप्टिकम। सर आपने अभी कहा था। मैंने नहीं कहा था, कोई सबूत? क्लोस्ट्रीडियम अभी नहीं कहता। सेप्टिकम। क्या बताऊं, ना बताऊं? लिखे जी, इतना सा बस 2 लाइनें लिखनी है। ये क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, ये भी ग्राम पॉजिटिव रॉड है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। यस सर। ये क्या करता है? सिंपल एक बात, सेप्टिक शॉक। क्या करता है? सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक किस पेशेंट में? जिनको इंटेस्टाइन का कैंसर हो, बड़ी आंत का कैंसर हो, कॉलन कैंसर हो। यस सर।
अब एक बात और, आप एक और पेपर में क्वेश्चन आता है। एक और पॉइंट लिखो, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन है बस वो खत्म हो गया, सेप्टिकम इतना ही है। जिन लोगों को इंटेस्टाइन का कैंसर होता है उनमें सेप्टिक शॉक अगर पूछा जाए और क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कौन सा लगाओगे? क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम। क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम। और अगर आपको कभी भी पेपर में सेप्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस आए, क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है सेप्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपने लिखनी है सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन। जी सर। अच्छा, पर क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन का पुराना नाम क्या था? वेल्ची। क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची। क्लियर? यस सर। जब हम मर जाएंगे, हमारी डेड बॉडी ज्यादा टाइम तक पड़ी रहती है ना इंसान की। जी सर। जी सर। तो वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है हमारी डेड बॉडी। जी सर। डेड बॉडी के गलने सड़ने को पुट्रिफिकेशन, डेड बॉडी का गलना सड़ना कॉल्ड पुट्रिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देख, अक्सर आपने देखा होगा ना कि मैंने तो पोस्टमार्टम किया हुआ है, ये देखें जैसे ये डेड बॉडी है, ये गली सड़ी पड़ी है, पता नहीं, तो वो फिर हम फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ते होते हैं कि कौन सा ऑर्गन कितना टिश्यू डैमेज हो, जो उससे आइडिया हो जाता है कि कितने दिन पुरानी ये डेड बॉडी है। तो अब ये जो क्लॉस्ट्रिडियम, ये जो पुट्रिफिकेशन होती है ना, ये भी हमारा क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन बैक्टीरिया ही स्टार्ट करता है। ये भी एमसीक्यू आता है। यस सर। बॉडी गलने से इस बैक्टीरिया का बहुत रोल। और पुट्रिफिकेशन इंसान का जिस्म सबसे पहले कहाँ से गलना स्टार्ट होता है? सीकम से। बड़ी आंत, सीकम से। इंटेस्टाइन का किस पार्ट से? सीकम से। केड़ा कर दे आई सेप्ट ये था जी। नहीं क्लॉस्ट्रिडियम को तो परफिंजन जी। डॉक्टर मुकद्दस एडवाइस करें। जी सर। डॉक्टर मुकद्दस लिखा है सारा? जी सर लिखा है, बस उसकी ना मैंने ड्रग नहीं लिखी थी। किसके? क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस की सर, ड्रग नहीं लिखी। डिब्राइडमेंट प्लस पेनिसिलिन, बस सिर्फ यही है। और पेनिसिलिन आपने बताया। और अगर एम्फाइसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस हो तो वहां पे देंगे पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम। जी सर। चले रिवाइज कर। सर हमने क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस पढ़ा है, ये ग्राम पॉजिटिव और रॉड शेप्ड होता है। ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये टॉक्सिन होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस के। और जो अल्फा टॉक्सिन है ये डैमेज करते हैं स्केलेटल मसल्स को। मसल्स का डैमेज होना अल्फा टॉक्सिन की वजह से क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन बैक्टीरिया में, इसको हम गैस गैंग्रीन बोलते हैं। जो मसल इन्फेक्टेड होता है, पर्टिकुलर पार्ट जो इन्फेक्शन होता है, वहाँ क्या होता है, गैस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एरिया में। एमआरआई थाई गैस गैंग्रीन में हम देखते हैं हमें ब्लैक कलर के बबल्स मिलते हैं, जिसको हम गैस गैंग्रीन बोलते हैं। मसल की नेक्रोसिस हुई होती है। ये जो बैक्टीरिया का सोर्स है वो ट्रॉमा है और ये फूड के थ्रू जो है ये जाता है। ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है। इसके सिम्टम्स हमने पढ़े हैं। सिम्टम्स में जो है वो रैपिडली सडन सिवियर पेन होती है, गैस प्रोड्यूस होती है इन्फेक्टेड एरिया में और पस पड़ जाती है। क्रेपिटस पैल्पिटेशन होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, टेकिकार्डिया होता है, डायफ्रेसिस होती है। उसके बाद जो पेशेंट है वो पेलर पेशेंट होता है। पेशेंट को जो है वो जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो लो हो जाती है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है जिसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अब जो आरबीसीज है उसको कौन डैमेज करता है? अल्फा टॉक्सिन प्रोटीन के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लेसिथिनेज एंजाइम बोलते हैं। ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बैक्टीरिया के पेशेंट में जो है हाई मॉर्टेलिटी रेट होता है
ये इससे जो है वो फूड पॉइजनिंग भी ये कॉज करता है। और फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? रीहीटेड मील की वजह से जो है फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग होगी तो पेशेंट को वाटरी डायरिया के सिम्टम्स आएंगे और इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, क्लिनिकली मैनेज करते हैं। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस में हमने जो है वो क्लिनिकल डायग्नोस ही करेंगे। देन हमने एसोसिएटेड बैक्टीरियाज पढ़े हैं जो बीफ के रिलेटेड होता है, उसमें ईकलाई का इन्फेक्शन होता है। फिश हंटिंग जो करते हैं उसमें विब्रियो का इन्फेक्शन होता है। पोल्ट्री के जो है वो साल्मोनेला का होता है बैक्टीरिया का। हैमबर्गर में जो है वो ईकलाई आता है। अनकुक्ड जो पिग है उसमें सिस्टेरोसिस होता है। और अनकुक्ड फिश में जो है डाइफाइलोबोथ्रियम होता है। जो मीट रीहीटेड होता है उसमें क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस आता है। इसके ट्रीटमेंट में जो है हम डिब्राइडमेंट करते हैं, एम्पिसिलिन देते हैं। अगर पेशेंट रिकवर्ड ना हो तो पेशेंट की एम्पुटेशन कर देते हैं पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे गैस गैंग्रीन डेवलप है। और नेक्स्ट जो है हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। इससे क्या होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस है बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में जो है हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से एम्फिसिमेटस कॉलिसिस्टाइटिस भी होता है। उसके ट्रीटमेंट में हम पिप्रासिलीन देते हैं। और ये गॉल ब्लैडर में जो है वो बबल्स हमें देखने को मिलते हैं। बस सर। शुक्रिया सर। सर उड़ा हूँ मेरा नोट्स ना मैं उड़ा हूँ। आ जड़िए बाहर गाड़ी नहीं है ना। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी सर। ये सिर्फ डेकम्बीर हुआ इस पर तो दांतों क्या कहना है? सेप्टिकम ग्राम पॉजिटिव इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और ये सेप्टिक शॉक इससे होता है जो जिन पेशेंट को जो है वो इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, ये सेप्टिक शॉक होता है। इसके बाद मैंने इसकी ट्रीटमेंट नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने रिवाइज नहीं किया। सेप्टिक शॉक में सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट नहीं लिखाई सर। सिर्फ सेफ्ट्राक्सोन ही था? सेफ्ट्राक्सोन ही था, बस सेप्टिक शॉक में सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट नहीं लिखवाई। ये ग्राम पॉजिटिव है, इंटेस्टाइन में होता है। और थर्ड सर ने क्या बताया था? ग्राम पॉजिटिव है, ब्रॉड शेप है, एनारोबिक है, इंटेस्टाइन में होता है और सेप्टिक शॉक करता है कॉलन कैंसर के पेशेंट में। कॉलन कैंसर के पेशेंट में। और सेफ्ट्राक्सोन देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में। सेप्टिक शॉक अगर हो किसी पेशेंट को तो सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। ओके, कॉलन कैंसर में अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाएगा देन वी गो फॉर सेफ्ट्राक्सोन, राइट? नहीं, सेप्टिक शॉक ड्यू टू एनी रीजन हो तो सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी सर। अच्छा अभी हम कहाँ में थे? सर क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम आपने कंप्लीट कराया था। आपने क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम कंप्लीट करवाया। आगे लिखो जी। सर जी आप छुट्टी नहीं दे रहे? मूड तो है, बस एक अर्जेंट काम है। लेट मी कंफर्म। सर हमारे पास डेटा भी नहीं है सर, आज के लिए इतना काफी है सर प्लीज। मोशन एप्लीकेशन रिचार्ज की ना पेमेंट घर की कुल मत सारे भी मरते वो 10 मरतबे वो करे घर की दवाई रुपया माइनस कर दी। चले नेक्स्ट लिखें जी। अगला बैक्टीरिया जी, क्लोस्ट्रीडियम हमारा खत्म हो गया। लिस्टेरिया अगला ग्रुप कौन सा है जी? बैक्टीरिया कौन सा है? लिस्टेरिया। देखिए आपकी बातें सारी मैं सुनता हूँ आपके, तो लिस्टेरिया पूरा नाम है जी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन, ये बैक्टीरिया क्या करता है? पहले तो क्लोस्ट्रीडियम हो गया यार। अच्छा अगेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नंबर 1 क्या है जी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रॉड है। क्या है जी? रॉड शेप है। रॉड शेप है। ये देखो देख रहे हो? यस सर।
रॉड शेप बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ठीक यस है। सर। इसके ना देखो लंबी लंबी टांगे हैं, है सर। ये है, हैं सर। ये ऐसे ऐसे करके चलता है। सब कीड़े ऐसे कैसे चलते कैसे? हैं। तो मैं कीड़ा है नहीं सर, करता है। जो क्या तुम्हारी आवाज है, ठीक है। छोटी सी। अच्छा जी कैसे चलता है जी? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सर। ये ऐसे ऐसे एमसीक्यू पेपर में आता है, इसलिए करके बता रहा हूँ, वरना मुझे जुगल खाने का शौक नहीं था। जी सर। इसे कहते हैं टम्बलिंग मोटिलिटी, ये एमसीक्यू आता है पेपर में। टम्बलिंग मोटिलिटी, पटक पटक के चलना, एमसीक्यू आता है पेपर में। अगर कभी आपको बैक्टीरिया ना पिक हो रहा हो तो आपने कौन सी मोटिलिटी कहनी है, याद रखनी है। मोटिलिटी कहेंगे। टम्बलिंग मोटिलिटी। ये आपका पेपर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिकअप पॉइंट है टू करेक्टली डायग्नोज द खैरियत बैक्टीरिया। हमको कितने बजे जाना है? You alone or with whom? Okay, you can go. Okay. Okay. Listen. Hello. जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा जी, तो मैं कहाँ पे था? टम्बलिंग सर, मोटिलिटी। tumbling motility। तो टम्बलिंग मोटिलिटी वर्ड याद रखना, समटाइम आपको पेपर में जो है वो क्वेश्चन आता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर। सर नमाज की ब्रेक है 10 मिनट। 1 मिनट। जी सर, नमाज का भी टाइम। अब दरवाजा ओपन ना हो रूम का। सारा मूड ऑफ कर देते हैं कमरा। जी आप क्या कह रहे हैं? सर नमाज का टाइम हो गया। जी मैं जब सबकी टाइम हो जाएगा 5 मिनट बाद देता हूँ। अच्छा इसमें कौन सी मूवमेंट होती है? टम्बलिंग मूवमेंट होती है। टम्बलिंग मूवमेंट होती है। ये समटाइम ना ऐसा गंदा सा इन्फेक्शन है, पिक नहीं होता। आप एमसीक्यूज देखोगे ना, आपसे पिक नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड आपको पिक करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है? जी सर। अच्छा, अगली बात। जी सर। रटा मार ले लफ्ज को। टम्बलिंग मोटिलिटी मूवमेंट आपने कहना है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये बैक्टीरिया जो आपका लिस्टेरिया है, ये बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है? जानवरों के इंटेस्टाइन में। किसमें? जानवरों के इंटेस्टाइन में। एनिमल्स। इसीलिए जब हम दूध पीते हैं ना, यस सर। मिल्क, मजा कहाँ वाला? जी सर। यस सर। जब हम दूध पीते हैं, अगर वो दूध क्या हो, अनपास्चराइज हो, अनपास्चराइज मिल्क के बाद इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। अगर आपने अनपास्चराइज मिल्क पी लिया है, यस सर। ये भी रेड कलर से लिखो, अनपास्चराइज डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क लिखा आएगा या अनपास्चराइज डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अलावा ये सॉइल में भी होता है, क्योंकि जानवर पोटी शोटी करते हैं तो मिट्टी में तो जाती है ना, ऐसे तो ही ये है। सॉइल में भी होता है। जी सर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अनपास्चराइज दूध और उससे बनी हुई जो भी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। यस सर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टम्बलिंग मोटिलिटी प्लस अनपास्चराइज डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा अगली बात, इंपॉर्टेंट चीज, ये बैक्टीरिया पता कहां पे ग्रो करता है? जी सर। फ्रिज में। कहां पे? फ्रिज में पड़ा हुआ है। फ्रिज में। इसीलिए हालांकि नॉर्मली बैक्टीरिया फ्रिज में ग्रो नहीं करते, ऐसे ही है। यस सर। इसलिए तो हम चीजें अंदर रखते हैं फ्रिज में ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करे ठंडे एनवायरनमेंट में। ये कहां पे ग्रो करते हैं? फ्रिज में सर, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में। ये ठंडे एनवायरनमेंट में क्या करता है जी? कोल्ड एरियाज में ग्रो करता है। इसीलिए जो भी चीज फ्रिज से निकालें उन्हें चंगी तरह धो के खाओ, यस तो सर ये हर अच्छी तरह चीज वॉश करके लें।
सर आप कोल्ड एनवायरनमेंट कह रहे हैं, उसमें कितना टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि कोल्ड है, मतलब कितने से कितना हम कह सकते हैं कि कोल्ड एनवायरनमेंट है? सर फ्रिज में तो हमारे फ्रूट्स भी होते हैं, रात का पड़ा हुआ खाना भी होता है, तो सब में ये होता है लिस्टेरिया। है यस, हो सकता है, क्योंकि फ्रूट कहाँ से आते हैं? सॉइल से। मिट्टी का तो लगे रहता है ना साथ। जी सर। डॉक्टर अलीजा, आपने क्या पूछा? सर मैं ये पूछ रही थी कि आप कह रहे हैं कि ये कोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, हम कितनी मतलब कितना कह सकते हैं कि कितनी टेम्परेचर पे ग्रो करेगा? क्योंकि फ्रिज तो डिफरेंट होता है ना, 5, 6, 7 इस तरह रहता है, तो हम कितने पे कह सकते हैं? अभी देख लेते हैं जी। नमाज पढ़ लें। जी ब्रो, नमाज पढ़ लें। ये देखें, वो -5, 1.5 तक, मतलब फ्रिज में उते वाले खाने जितना ही होता है ना तकरीबन, -3, -4, यही तो है। जी तो सर ये तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ठंडे इलाकों में भी होता होगा, जैसे हाँ, कोल्ड एरिया जहाँ पे ठंड प्रोग्राम हो, यानी चिचिहार में है। मेरे शिष्य पूछना पड़ा कि नमाज के ब्रेक है। सर ये वीजा नहीं है हमारे पास। सर इधर हो भी सर हमारे पास तो नहीं हुई है। 7:22 सुबह मैंने 7:30 पे स्टार्ट कर देना। सर हम पढ़ रहे हैं। जी जल्दी से पढ़ लो, 8 मिनट है ओके। ओके सर। सर जरूरी काम खत्म हो गया क्या? किसका? मेरा? जी सर। हाँ जी। ओके सर। एक्सपोयर होता है, लिस्टेरिया का एक्सपोयर होता है। ये चीजें याद रखनी है। लिस्टेरिया के 2 सवाल पेपर में कभी ना बोलना। मटक क्या चलना? टम्बलिंग मोटिलिटी, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कोल्ड डेली मीट, ये 3 लफ्ज कभी भी ना बोलना। नहीं बोले सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया को जब हम देखते हैं ना, ये ना रटा है। इस बैक्टीरिया को कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्या है? रटा लगाना। इसमें ना रॉकेट टेल, ये लफ्ज याद रखना है। इस तरह इसमें ना रॉकेट टेल जो है वो, इसमें फिलामेंट्स होते हैं जो आपको इस तरह, बस कुछ भी ना याद करो, रॉकेट टेल वर्ड याद रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है सब क्लियर करने का। इसका रॉकेट टेल, ये कोल्ड एलिमेंट, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, टम्बलिंग मोटिलिटी, ये 5 में से एक लफ्ज जरूर होगा उस एमसीक्यूज के अंदर लिखा हुआ। ओके सर। क्यों? मैं जब एमसीक्यूज खुद सॉल्व करता था ना तो मेरा एमसीक्यूज गलत हो जाता था। वो नीचे उसने एक्सप्लेनेशन में लिखता था टम्बलिंग मोटिलिटी, अच्छा मेरे को मुझे टम्बलिंग मोटिलिटी का पता होता तो मेरा एमसीक्यू ठीक होता। सम टाइम उसने रॉकेट टेल लिखा होता था, टम्बलिंग मोटिलिटी नहीं लिखी होती। तो आप इनमें से एक पॉइंट जरूर होगा। आगे चलें जी, अगली इंपॉर्टेंट बात। जी सर। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका ये जो लिस्टेरिया इन्फेक्शन है, अब ये आपकी बॉडी में जाता कैसे? जाहिर है खाने पीने से। कोल्ड डेली मीट है, यस,
फ्रिज से चीजें ली, ठीक है, दूध, खाने पीने से, फूड के जरिए ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा। क्लियर? यस सर। अब ये करता क्या है? यस सर। अब ये करता क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये बैक्टीरिया हमारा, इसके पास ये बैक्टीरिया डायरिया करता है। यस सर। ये बैक्टीरिया क्या करता है? डायरिया डायरिया। कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात जी नहीं, सर। खैर है। लेकिन लेकिन सही हो जाता है डायरिया। अरे वाटरी डायरिया होता है। हाँ जी, हमें चले आगे। अच्छा, उसके बाद ठीक है सर। जी जी। लेकिन अगर ये किसमें हुआ? मदर को, प्रेगनेंसी में हुआ। मदर तो ठीक हो जाएगी, उसका डायरिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया किसके थ्रू? प्लेसेंटा किसमें चला जाएगा? अंदर के बेबी में चला जाएगा। बच्चे में, फीटस में चला जाएगा। तो लिस्टेरिया प्रेगनेंसी में होना, मदर को डायरिया होगा, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगी। यस सर। बेटा घर किसका हो जाना है? यस सर। फीटस का। फीटस का हो जाता है। बच्चे का अंदर हो जाना है, फीटस का हो जाना है। यस सर। इसीलिए ये बच्चा जब पैदा होगा, उस बच्चे में लिस्टेरिया डायग्नोज करना सबसे ज्यादा पेपर में आता है। और आप कैसे डायग्नोज करोगे? बच्चा लिस्टेरिया इन्फेक्शन के साथ पैदा होगा, लेकिन उस माँ को प्रेगनेंसी में डायरिया की हिस्ट्री दी होगी। आपने ऐसे पकड़ना एमसीक्यू। जी सर। जी सर। अच्छा, बच्चे में क्या नॉर्मली तो डायरिया हो जाता है प्रेगनेंसी में? हो जाता है, लेकिन तो सिर्फ सेटल हो जाता है, बच्चों को कुछ नहीं होता। तो बच्चा किस चीज के साथ पैदा होगा? एमसीक्यू आता है। बच्चा जो पैदा होगा, लिखा होगा ग्रैनुलोमाटोसिस इन्फेंट सेप्टिकम, मतलब बच्चे की बॉडी में बहुत ज्यादा पस पड़ी होगी, ग्रैनुलोमास बने होंगे जगह जगह पे। ग्रैनुलोमाटोसिस इन्फेंट सेप्टिकम, मतलब देखो, बच्चे की बॉडी में जगह बहुत सारे एरिया में पस होगी, ग्रैनुलोमास बने होंगे, और बच्चा सेप्सिस में होगा। इसलिए इन्फेंट कहते हैं जो बच्चा दुनिया में आया है ना, पहले 1 साल का। यस सर। इन्फेंट, उसकी बॉडी में जगह जगह पे ग्रैनुलोमास होंगे, रेशा पड़ा होगा, और बच्चा किस में होगा? सेप्सिस में होगा। सेप्टिक शॉक में। देख रहे हो बच्चे की स्किन के ऊपर ये लाल लाल निशान, ये सारे ग्रैनुलोमास हैं। ये देख रहे हो बच्चे की स्किन पे सारे रेड रैशेस, ये सब ग्रैनुलोमास बने हुए। उसके बाद यस सर। इसीलिए लिस्टेरिया, ये देखो, सब ये जी ब्रदर, प्रेगनेंसी में आम डायरिया भी हो जाती है, लेकिन सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? नहीं होता, ये बच्चा पैदा होकर पता चलेगा। नहीं सर, ये मदर को खुद ही होकर ठीक हो जाता, कोई आइडिया नहीं होता आपको कि ये किस वजह से हुआ। यस सर। बस आपने हिस्ट्री लेनी है, अनपास्चराइज्ड मिल्क की हिस्ट्री तो नहीं है, कोल्ड डेली मिल्क की हिस्ट्री तो नहीं है, इस तरह की हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी। तो सर हम सिर्फ ये ग्रैनुलोमाटोसिस से ही देखेंगे कि मतलब बेबी के पेरेंट्स से ही जज करेंगे कि हाँ, बच्चा जब, इस बच्चे को अगर ये हुआ होगा, तो बच्चा जब ये पैदा होगा तो उसमें ये ग्रैनुलोमास बने होंगे, और माँ को नहीं, मदर को नहीं पता था कि उसको प्रेगनेंसी में कौन सा हुआ है। ये तो बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि ओहो, इस बच्चे को तो लिस्टेरिया का इन्फेक्शन है। जी जी। मदर को पता भी नहीं होगा कि उसको कभी डायरिया हुआ था। ओके सर। जी सर। क्लियर? यस सर। जी सर। इस बच्चे की पूरी बॉडी में क्या बने होंगे? ग्रैनुलोमास बने होंगे। इस बच्चे की पूरी बॉडी में ग्रैनुलोमास बने होंगे। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। और हाई मोर्टेलिटी रेट है,
बच्चों में बहुत ज्यादा डेथ होती है। उसके बाद एक तो ये हो गया, इसके अलावा ये बैक्टीरिया बच्चों में मेनिंजाइटिस भी कर देता है। बच्चों में यस सर, मेनिंजाइटिस कर देता है, मेनिंजाइटिस भी कर देता है। इसीलिए अब बच्चों में जो मेनिंजाइटिस हुई है वो प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा से बैक्टीरिया नहीं आया। जी सर। बच्चा ठीक पैदा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके पूरे जिस्म पे ग्रैनुलोमास है। वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के अंदर ही हो गया था बच्चे को। जी सर। यस सर। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हुआ है, उसे 2 हफ्ते बाद मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस हो गया। ये बच्चे को इन्फेक्शन मां से नहीं आया, ये बच्चे ने दुनिया में आने के बाद बैक्टीरिया बच्चे को लगा कहीं से। जी सर। 2 डिफरेंट पॉइंट है। एक है बच्चा पैदा हुआ और उसकी बॉडी पर रैशेस हैं, ग्रैनुलोमास हैं और मां को डायरिया की हिस्ट्री थी। आंसर सर लिस्टेरिया होगा, लिस्टेरिया की वजह से प्लेसेंटा ट्रांसमिशन। जी सर। यस, ग्रैनुलोमाटोसिस इन्फेंट सेप्टिका, राइट। यस सर। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हुआ और उसे 2 हफ्ते बाद मेनिंजाइटिस हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, तो थिंक अबाउट कि उसको कहीं पैदा होने के बाद बैक्टीरिया उसके बॉडी में एंटर हुआ है, मां से नहीं वो लेके आया। जी सर, एनवायरमेंटल। ठीक, क्लियर है? जी अच्छा, सर। उसके बाद इसीलिए अब जब भी बच्चों में एक चीज याद कर लो कान खोल के, बच्चे में क्या हुआ मेनिंजाइटिस या 50 साल से उम्र के बाबा बुजुर्ग, हमारे अम्मी अब्बू नानी नाना दादी दादा, 50 साल के बाद अगर किसी को क्या हो मेनिंजाइटिस तो लिस्टेरिया जरूर आपने एंटीबायोटिक दे के कवर करना है। बेशक लिस्टेरिया ना भी हो लेकिन आप एंटीबायोटिक जरूर देते हो लिस्टेरिया को कवर करने के लिए। इसीलिए जो भी बच्चा आप पीड्स वार्ड में देखोगे जिसको मेनिंजाइटिस होगा उसको साथ लिस्टेरिया के लिए भी एंटीबायोटिक ऐड करेंगे जरूर देंगे। जो भी पेशेंट जिसको 50 साल से ओल्ड एज में अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो जाए तो ओल्ड एज में भी साथ लिस्टेरिया के लिए एंटीबायोटिक देंगे सर। लिस्टेरिया के एंटीबायोटिक चॉइस है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन ऐड करेंगे। एम्पिसिलिन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्पिसिलिन। तो लिस्टेरिया की ड्रग चॉइस एम्पिसिलिन। अगर ओल्ड एज में मेनिंजाइटिस हो, वैसे हमने क्या पढ़ा था, जब मेनिंजाइटिस होता है तो हम सेफ्ट्राक्सोन देते हैं और वैंकोमाइसिन देते हैं। यस सर। नॉर्मली मेनिंजाइटिस हो जाए तो हम सेफ्ट्राक्सोन देते हैं प्लस वैंकोमाइसिन देते हैं। जी सर। लेकिन अगर मैं कहूँ 60 साल के बाबा जी हैं उनको मेनिंजाइटिस हुआ, आप कहोगे सेफ्ट्राक्सोन भी देंगे वैंकोमाइसिन भी देंगे क्योंकि ओल्ड एज में लिस्टेरिया भी है, साथ एम्पिसिलिन भी दूंगा। एक मिनट रुको, मैं तेन करता हूं। एम्पिसिलिन देंगे। तो सर हम लोग मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट सेफ्ट्राक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन प्लस एम्पिसिलिन कर देंगे अगर पेशेंट ओल्ड एज है। और सर अगर 40s में है पेशेंट तो फिर बस सेफ्ट्राक्सोन और वैंकोमाइसिन। सेफ्ट्राक्सोन एंड वैंक। ओके सर। इसी तरह अगर बच्चा है, स्पेशली अगर बच्चे की एज 21 दिन से कम है, पैदा हुआ है, बच्चे की एज अभी 21 दिन से कम है, अगर बच्चे को 21 दिन से पहले मेनिंजाइटिस हो जाता है तो हम बच्चे में एम्पिसिलिन ऐड करेंगे। सर बच्चों में भी वैंक और सेफ्ट्राक्सोन देंगे। अब इस पे आपको डांट पड़ेगी। सर उन्हें सिर्फ बच्चों में सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर लीजा माइक्रोफोन ऑन करें। जी सर ऑन। सेफ्ट्राक्सोन न्यूनेट्स में देते हैं? नहीं देते सर। सर वो मैं क्यों नहीं देते? मेनिंजाइटिस के लिए कंफर्म कर। क्यों नहीं देते? क्योंकि बिलीरुबिन हाई करती है, जॉन्डिस करती है। बिलीरुबिन हाई करती है, हाइपोप्रोटीन जॉन्डिस करती है 3rd जनरेशन। इसीलिए बच्चों में आपने क्या नहीं है, सेफ्ट्रिक्सियम देते हैं। सेफ्ट्रिक्सियम देंगे।
बच्चों में सेफ्रोटेक्सिन प्लस एम्पिसिलिन ऐड कर दो। ओके सर। बच्चों में सेफ्ट्राक्सोन नहीं देनी। यस सर। थैंक यू। ओके सर। गुड, आपने बता दिया था ना? कोई बात नहीं। यस सर। बच्चों पहले 28 दिन के बच्चों को सेफ्ट्राक्सोन नहीं देते, जी सर। सेफ्रोटेक्सिन देते, सेफ्रोटेक्सिन क्योंकि वो जॉन्डिस करती है सेफ्ट्राक्सोन बच्चों में, बिलिरुबिन हाई करती है। यस सर। अब मुझे जल्दी से बता दें, 21 दिन से पहले अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस हो तो कौन सा बैक्टीरिया सोचेंगे? पैदा होने के बाद लिस्टेरिया सोचेंगे सर। ओल्ड एज में मेनिंजाइटिस हो तो साथ क्या सोचेंगे? लिस्टेरिया सर। लिस्टेरिया सोचेंगे। लिस्टेरिया। बच्चे में मेनिंजाइटिस हो 21 दिन से पहले या ओल्ड एज में मेनिंजाइटिस हो, हम वैंकोमाइसिन, सेफ्ट्राक्सोन या सेफ्रोटेक्सिन के साथ कौन से एंटीबायोटिक बच्चों में और बड़ों में ऐड करते हैं? एम्पिसिलिन ऐड करेंगे। कभी बोलोगे ये पॉइंट? नो सर। नो सर। नो सर। आज की पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? बच्चे और बड़े इनमें मेनिंजाइटिस हो तो साथ क्या ऐड करते हैं? एम्पिसिलिन ऐड करते हैं। और एम्पिसिलिन चॉइस फॉर लिस्टेरिया इज एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। क्लियर? ये पेपर का पार्ट है। जी सर क्लियर। सर जीबीएस बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस करता है ना? हाँ, और भी करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ओके सर जी। इसके अलावा अब जो मैं पॉइंट बताने लगा, बच्चों के 2 पॉइंट क्लियर। बच्चे में ग्रैनुलोमेटोसिस इन्फेंट सेप्टिका भी होता है, बच्चों में मेनिंजाइटिस भी होता है। जी सर। अब मेरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंट को क्या ट्रांसप्लांट हुआ है? रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। रीनल ट्रांसप्लांट। जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और उन्हें क्या हो जाए? मेनिंजाइटिस हो जाए। मेनिंजाइटिस हो जाए। लिस्टेरिया। लिस्टेरिया रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट में बहुत एक्टिव होता है। उसके बाद पेशेंट को बॉडी में कोई भी क्या हो, कैंसर हो और उससे क्या हो जाए? मेनिंजाइटिस हो जाए, तो क्या सोचोगे? लिस्टेरिया सोचेंगे। इसीलिए कैंसर के पेशेंट्स में और रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट में मेनिंजाइटिस में लिस्टेरिया का इतना हाल होता है। जी सर। जी सर। क्लियर जी? जी सर। यस सर। उसके बाद जी तो मैं की दसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्टेरिया पेपर में डिफिकल्ट एमसीक्यूज होता है। और एक और लिख लो, लिस्टेरिया प्रेगनेंसी में हो जाए तो अबॉर्शन भी हो जाती है। यस सर। अबॉर्शन कहते हैं अगर 20 वीक से पहले बाहर आ जाए बच्चा, प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले बच्चा बाहर आ जाए, दैट इज अबॉर्शन। अबॉर्शन। ओके सर। क्लियर? यस सर। यस सर। जी सर। आगे देखो। जी सर। इन्वेस्टिगेशन, ब्लड कल्चर, सीएसएफ कल्चर। यस सर। यस सर। एक बात पहले मान लो, अगर आपको क्या हो मेनिंजाइटिस, और किसकी वजह से हो? लिस्टेरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से तो सीएसएफ फ्लूइड में ज्यादा क्या हाई होते हैं? न्यूट्रोफिल्स हाई होते हैं सर। लेकिन लिस्टेरिया वाले केस में क्या हाई होते हैं? लिम्फोसाइट्स। यस, तो सीएसएफ फ्लूइड में लिम्फोसाइट्स हाई होंगे। यस सर। ट्रीटमेंट एम्पिसिलिन। यस सर। साथ ऐड कर देते हो, इसलिए एम्पिसिलिन जब भी किसी बच्चे में या लिस्टेरिया का इन्फेक्शन होता है या पेशेंट जिसमें लिस्टेरिया हम सेलेक्ट कर देते हैं एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। So which dual antibiotics you would like to add in listeria case? Answer एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन।
यस, आई होप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी सर, क्लियर हो गया। यस सर। ये पेपर में आता है, याद रखना। जी सर। एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। जी सर। एम्पिसिलिन का साइड इफेक्ट लिख लो। यस सर। ऐसे तो बहुत कुछ करता है, लेकिन ये भी करता है, किडनी को खराब करता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल टिश्यू नेफ्राइटिस सर। नहीं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मतलब गुर्दे में थोड़ा जा उतर थले कर दो। ओके। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक्सेसिव यूज की वजह से ही होगा ना साइड इफेक्ट? तो नहीं, ना भी हो, हल्का यूज से भी हो जाएगा। जी सर। सर इन एनी केस अगर आप फीवर के लिए यूज कर रहे हो तो सर ज्यादा यूज होगा, मतलब अगर हम इसका करेंगे तभी होगा ना। ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा साइड इफेक्ट होगा, कम यूज होगा तो कम होगा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है। उसके बाद जेंटामाइसिन तो जहर है, किसके लिए? नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है सर। बहुत गंदी ड्रग है, लेकिन अच्छी भी बड़ी है। जेंटामाइसिन क्या करती है? नेफ्रोटॉक्सिक, और साथ कानों को डैमेज करते हैं, ऑटोटॉक्सिक। बंदे की कुव्वत समात, मतलब आपकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। यस सर। अगर कभी पेपर में एंटीबायोटिक आ जाए ना, कानों को और गुर्दों को कौन सी एंटीबायोटिक डैमेज करती है, तो क्या आंसर लगाओगे? जेंटामाइसिन। यस। एमसीक्यू आएगा। प्रेग्नेंट वुमेन को, जब वो लोग जो कैंसर के पेशेंट हैं या रीनल ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं, प्रेगनेंसी में भी आपकी इम्यूनिटी क्या जाती है? कम हो जाती है। जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद भी आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कैंसर के पेशेंट की भी इम्यूनिटी क्या होती है? कम हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज वो लोग जिनकी, इसलिए वो लोग जिनकी इम्यूनिटी क्या हो? कॉम्प्रोमाइज। वो कौन सी चीज ना खाएं? कोल्ड डेली ना लें, अवॉइड करें, और अनपास्चराइज्ड मिल्क से अवॉइड करें। पेपर का फेवरेट एमसीक्यूज है। रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सब लोग जो होते हैं इनमें इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा आता है। तो कौन सी फूड है जो आप प्रेगनेंसी में फीमेल को कहोगे अवॉइड करें? यस। एक और पॉइंट लिख लो, प्रेगनेंसी में कौन सा जानवर घर नहीं रखना? बिल्ली। यस, कैट। क्यों सर? कैट बच्चे के ब्रेन का इन्फेक्शन करती है प्रेगनेंसी में, मदर से टॉक्सोप्ला, वो हम आगे पढ़ेंगे, आ जाएगा। और जिन्होंने बिल्लियां रखी है ना, इन सारे ने क्यों निकले? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। वो तो आप प्रेगनेंसी में क्या जितने मारते हैं आगे से उस्ताद को नहीं वैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन होता है। एमसीक्यू आएगा, केड़ा जानवर नहीं रखना? कैट। बिल्ली। सर बिल्ली। अगर ये बेगम से पूछा जाए ना कौन सा जानवर नहीं रखना, उसने कहना हस्बैंड। तो सर जिनके घर में ऑलरेडी बिल्ली हो वो क्या करें? हौसला करें या छोड़ बिल्ली को आगे पीछे करें, यही हाल है। नहीं सर एक मतलब बात है कि एक लेडी है, वो उसको प्रेगनेंसी हो गई, उसे पता नहीं चला, और उसका एक्सपोजर बिल्ली के साथ है, वो पूरा टाइम बिल्ली के साथ होती है और उसको पता नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, तो सर फिर वो क्या करे? उसको भी रिस्क है। जब चिड़िया चुगी खेत तो फिर की फायदा? वो बस ये कर ले, आगा खान जाए, उनसे जाके कहे कि मुझे बता दो मेरी टॉक्सोप्लाज्मोसिस की एंटीबॉडीज बनी हुई हैं कि नहीं। ठीक है सर। अब अगर तो रिपोर्ट में आ गया कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस की एंटीबॉडीज हैं, इसका मतलब इस फीमेल को कभी टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन अब इसकी बॉडी में क्या है? एंटीबॉडीज हैं। अब फिर बिल्ली रख ले, कोई बात नहीं, एंटीबॉडीज तो है ना, हिफाजत तो हो रही है उसकी। तो बिल्ली के बालों से लग रहे हैं कि किस चीज से सर? बिल्ली की पोटी में, जो बिल्ली का लेटर हैंडल करते हैं ना,
40 वाला डब्बा। अगर बिल्ली रखी है तो फिर प्रेग्नेंट है, तो कोशिश करें कि लड़की जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, जब प्रेग्नेंट है, वो किस चीज को हाथ ना लगाए, लिटर को हाथ ना लगाए सर, लिटर को हाथ ना लगाए। अदरवाइज तो पूरी बिल्ली अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। क्लियर है जी? आगे चले। जी सर। ठीक है सर। प्रेगनेंसी में कौन सी फूड अवॉइड करनी चाहिए? कोल्ड डेली मीट, पास्चराइज्ड कौन सा इन्फेक्शन होगा? लिस्टेरिया सर। होगा हैं? सर बिल्ली से होगा, बिल्ली से होगा, लिस्टेरिया होगा सर। यस, कोल्ड डेली मीट अवॉइड करनी है, अनपास्चराइज्ड डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी है टू प्रिवेंट लिस्टेरिया इन्फेक्शन, और कैट लिटर अवॉइड करना है टू प्रिवेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जिन्ना ने बिल्लियां रखी हैं ना, अपना टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंटीबॉडी चेक करवाना, सबका पॉजिटिव आना है। सर मैंने तो अभी लिया आके। कोई बात नहीं सर, मैं 12 साल की थी जब से बिल्ली रख रही हूँ। सर मेरी तो बिल्ली अल्लाह के पास चली गई थी पहले वाली, अभी मैंने दोबारा लिया, आपने मुझे दुख दे दिया ये बात बता के। जब शादी होगी उससे पहले छोड़ देना डॉक्टर लीजा, ठीक है? नहीं सर, ऐसे क्यों नहीं होता? जल्दी नहीं छोड़ी जाती, बिल्लियां इतनी प्यारी होती है। सर शादी नहीं करेंगे, बिल्ली नहीं छोड़नी। बिल्ली नहीं छोड़ सकते सर। जी आगे चले जी, इनके अपने आगे चले जी। जी सर। बहुत है सर जी आज बहुत है सर। अगला क्राइटेरिया लिखो। सर जी बस कर दें प्लीज। अल्लाह का नाम जी, अल्लाह का नाम। चौधरी यार तरंगी पढ़ना की छुट्टी करनी है ना भाई। सर जी छुट्टी करें सर जी, छुट्टी कर दे, याद करना था, रटा लगाना था, बड़ा मुश्किल हो जाता है। चले डॉक्टर लीजा लिस्टेरिया एडवाइस कर दें। जी सर मैं करती हूँ। चौधरी आ जाओ। सर हम लोगों ने आज पढ़ा लिस्टेरिया टिकर करवा दो भाई। प्लीज डॉक्टर लीजा एडवाइस कर। सर ये ग्रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसकी मोटिलिटी जो इसको देखने का सबसे आसान तरीका है, इसकी मोटिलिटी है, ये टम्बलिंग मूवमेंट करता है जिसको हम एंड ओवर एंड मोटिलिटी भी कहते हैं। ये एनिमल्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और ये मिल्क में भी आता है। अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है वो इन्फेक्शन कर सकता है, या अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट है वो भी ये इन्फेक्शन कर सकते हैं, और ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। सर ये जो है कोल्ड टेम्परेचर पे ग्रो करता है, रेफ्रिजरेटर में ग्रो करता है, और जैसे कि -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये ग्रो करता है। कोल्ड डेली मीट पे भी होता है ये, और लिस्टेरिया को देखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि रॉकेट टेल लिस्टेरिया फिलामेंट्स भी होते हैं। सर ये फूड से भी ट्रांसमिट होता है, और ये डायरिया कॉज करता है जो कि खुद ही सही हो जाता है, इसके लिए हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चला जाता है, और जो बच्चा पैदा होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं, उसमें हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायरिया हुआ था या नहीं हुआ था, और बेबी को जो है वो ग्रैनुलोमाटोसिस इन्फेंट सेप्टिका हो सकता है, जिसमें ग्रैनुलोमास बन जाते हैं पूरी बॉडी में और सेप्सिस हो जाता है। सर इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, और ये बेबीज में मेनिंजाइटिस भी कर सकता है। ये जो मेनिंजाइटिस होता है वो प्लेसेंटा से ट्रांसमिट नहीं होता। मेनिंजाइटिस जो है वो 2 हफ्तों तक बेबी में अगर लिस्टेरिया से एक्सपोजर हो गया पैदा होने के बाद, एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से तो हो सकता है, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस